करेक्ट बच्चों, मनी मार्केट का एक पॉइंट रह गया है जो है उसके प्रॉब्लम्स। ठीक है, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको मनी मार्केट की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वैसे मनी मार्केट हम लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, आज ही होगा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसलिए आज थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज आज कैपिटल मार्केट स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, चलो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। अच्छा एक तो बेसिक चीज बताओ, जब भी हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है? इट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के ऊपर या एक साल के नीचे? एक साल के नीचे। बच्चों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े बताओ ना, आपको क्या क्या बताता है? चेक आएगा यहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, प्रोमिसरी नोट आएगा, सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इधर आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स क्यों इशू करती है, गवर्नमेंट खुद के बॉन्ड्स क्यों इशू करती है, और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। और गवर्नमेंट के बॉन्ड को इशू करने में, सेल करने में कौन हेल्प करता है? आरबीआई। ठीक है, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा, उसके सारे फंक्शंस पढ़े। हमने कमर्शियल बैंक पढ़ा, उसके सारे फंक्शंस पढ़े। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग मनी मार्केट के क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ प्रॉब्लम में लिखा है ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। ड्यूअल स्ट्रक्चर मतलब क्या? मनी मार्केट जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड भी है। बच्चों कल के लेक्चर का अगर डिस्कशन थोड़ा बहुत आपको याद है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब जमींदारी सिस्टम। जमींदार लोन देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% चार्ज करता है, ये अच्छा है बुरा है? इट इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी, वेरी वेरी बैड। सही है। इनफैक्ट चिटफंड वाला मैंने आपको बताया था, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है इंडिया में। बट अगेन ऑफ कोर्स वो सारे फ्रॉड वाले स्कीम्स है। ये सब कुछ किधर आएगा? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड? अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये बुरी बात, ये प्रॉब्लम में ला रहा है। ये बोल रहा है कि सब कुछ सिर्फ ऑर्गेनाइज ही होना चाहिए, बट बिकॉज अपने कंट्री में अनऑर्गेनाइज तरीके से भी बहुत कुछ होता है। इनफैक्ट दो स्टेट्स का नाम लिखा है अपने बच्चों जहां पे बहुत ज्यादा चिटफंड का बिजनेस होता है, तमिलनाडु है, केरला, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, राइट। और वहां पे बच्चों ये सारे बहुत ज्यादा इश्यूज है। इनफैक्ट आपको एक चीज और बोलता हूँ, केरला और सारे साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर गोल्ड लोन का भी बहुत ज्यादा बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। गोल्ड लोन मालूम क्या होता है? लोग अपने घर का सोना देते हैं बैंक्स को, और वहां से वो अगेन लोन लेते हैं और इंटरेस्ट हैवी पे करते हैं। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पता है? 20-25%। इट इज वेरी नॉर्मल फॉर देम टू पे 20 to 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट गोल्ड लोन पे, इतना ज्यादा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, बराबर। हाँ कुछ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी इसके अंदर, बट अगेन अनऑर्गेनाइज तरीके से भी बहुत होता है, राइट। नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब क्या है इसका, थोड़ा ध्यान से सुनना। बच्चों मैं कोई भी बैंक से जब लोन लेता हूँ, क्या अलग अलग बैंक के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होता है? यस। इसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सब जगह सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है यार। मैं कमर्शियल बैंक से लोन लूं तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कोऑपरेटिव बैंक से अलग होगा। कोई मेरे को बताएगा कौन से बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक? बच्चों जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, उधर अगर मैं एफडी रखूंगा तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा भी, बट लोन महंगा देगी भी। वो सब महंगा होता है कहां पे? कोऑपरेटिव बैंक में। जनरल ट्रेंड यही होता है, कोऑपरेटिव बैंक जो है जब पैसा लेती है लोगों से, उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। इमेजिन करो मैंने कोऑपरेटिव बैंक के पास सेविंग्स अकाउंट ओपन किया या एफडी मैंने उसमें जमा किया है, मेरे को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कोऑपरेटिव बैंक देंगे। ऑब्वियसली अगर कोऑपरेटिव बैंक महंगा, अगर कस्टमर्स को बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो उनको लोन भी महंगा करना पड़ेगा। पैसे कमाएंगे कैसे? कोई बैंक क्या करती है, अगर कस्टमर को दे रही है वो डिपॉजिट पे 10%, 12%, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा हो गया 15%, तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। बट अगेन बच्चों अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी तो लोन देगी तो और भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी यार, वो डिफरेंस तो उनका मार्जिन होता है। सही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा क्या होगा? कोऑपरेटिव बैंक्स के पास। ठीक है, बट एक चीज बता दो, कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत जल्दी अप्रूव कर देते हैं आपके लोन को। ये रिस्क है क्या? बैंक को क्या करना चाहिए लोन देने के पहले? बहुत सारी चीजें चेक करना चाहिए, सामने वाला रीपे कर सकता है क्या? ये बहुत जगह चेक ही नहीं होता। कहाँ? कोऑपरेटिव बैंक्स में। इसलिए बहुत रिस्की खेले कोऑपरेटिव बैंक में, पैसे जमा करना भी और पूरा बैंक ही बहुत रिस्की होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। ये एक प्रॉब्लम है बच्चों। एनबीएफसी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। एनबीएफसी क्या होता है? जो बैंक नहीं बट फाइनेंस के बिजनेस में। एनी एग्जाम्पल यू कैन गिव ऑफ एनबीएफसी? मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये जिनके भी नाम में बैंक नहीं बट जो फाइनेंस के बिजनेस में, सब एनबीएफसी है। इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है एचडीएफसी। एचडीएफसी के नाम में बैंक है क्या? सोच के बताओ, एचडीएफसी के नाम में बैंक है क्या? कि है ना?
बच्चों दैट टू डिफरेंट कंपनीज, एक है एचडीएफसी लिमिटेड, दूसरा है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दो अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, नाम सेम लगता है बट नहीं है। फिर से बता रहा हूं, एचडीएफसी बैंक बोलने के बाद ही बैंक हो गया क्योंकि नाम में बैंक है। देयर इज आल्सो कंपनी कॉल्ड एज एचडीएफसी लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, ये हाउसिंग लोन देती है और ये हाउसिंग लोन के बिजनेस में एक्सपर्ट है बच्चों, बहुत बड़ी कंपनी है ये, और क्योंकि इसके नाम में बैंक नहीं तो ये एनबीएफसी में आएगी। अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा अच्छा काम जो एनबीएफसी कर रही है, जो बहुत तेजी से ग्रो कर चुकी है, वो है बजाज फाइनेंस। बराबर, बजाज फाइनेंस नाम में बैंक है नहीं है, ये क्या हो जाएगी एनबीएफसी, इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। बराबर। अच्छा, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये सारे चीजों का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, इसलिए इसको प्रॉब्लम में लाया गया है। हर एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी कुछ है ही नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम लिखा है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। अगेन इसको थोड़ा अच्छे से सुनना, मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको काफी सारे लेक्चर्स में बता चुका हूं, अपने कंट्री का सिस्टम सही कब होगा। अगेन बैंक के पास लोगों को पैसा जमा करना चाहिए, इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन टू ऑल दी प्रॉब्लम्स, अपने देश का सारे प्रॉब्लम का यही एक सोल्यूशन है। फिर से बता रहा हूं, अगेन जितने भी लोग पैसा कमाते क्या करना चाहिए, बैंक अकाउंट ओपन करो और सेविंग्स का पूरा पैसा बैंक में जमा करो। हम लोग क्या करते हैं, मैं नॉर्मल प्रोसेस फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं पैसा कमाता हूं खर्चा करूंगा, इनकम हो गया पैसा कमाना, खर्चा करो एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। सेविंग्स का पैसा कहां जमा करना है, बैंक में। मैं अगर मेरा पूरा सेविंग का पैसा बैंक में जमा करूंगा तो बैंक के लिए फायदा है, क्योंकि बैंक वो पैसा यूज करेगी किसी को लोन देने के लिए और फिर कंट्री का प्रोग्रेस होगा। बट ये पूरे साइकिल में क्या बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, लोग पैसा कमाते हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं, सेविंग्स लोगों का होता है बट सारा पैसा बैंक में नहीं जाता है बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी। क्योंकि अगर लोग सारा पैसा बैंक में जमा करेंगे, गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा पैसा कहां से लाए, और गवर्नमेंट बोलेगी कि आपको उस पर टैक्स भरना है, वो टैक्स भरना नहीं होता है लोगों को, एंड दैट इज द रीजन ब्लैक मनी के चक्कर में बहुत सारे लोग या तो बैंक अकाउंट ही ओपन नहीं करते या तो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे बट सारा पैसा उसमें जमा नहीं करेंगे, और इस चक्कर में क्या हो रहा है, इस चक्कर में पूरा साइकिल अपना स्लो हो रहा है। अच्छा, एक और चीज क्या है पता है, इट इज वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया में मैक्सिमम लोगों का इनकम ज्यादा है कम है, कम है, बहुत कम है। इंडिया इज प्रीडोमिनेटली पुअर कंट्री, गरीब देश है अपना देश, फैक्ट है ये। बराबर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है गरीब लोगों के केस में, प्रॉब्लम क्या पता है, बेचारे सेविंग्स कर ही नहीं पाते, जैसे पैसा है खर्चा हो गया, क्या तो सेव करेंगे, और सेविंग्स होगा नहीं तो बैंक में पैसे जमा क्या करेंगे, इसलिए बैंक अकाउंट बहुत सारे लोगों को होता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट इसीलिए होता ही नहीं है। बराबर, यहाँ वही लिखा है इन एडिक्वेट सेविंग्स, लोगों के पास सेविंग्स के लिए पैसे ही नहीं है, वो पैसा जाता ही नहीं इसलिए बैंक में। लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन जितने पैसे कमा रहे, इट इज वेरी वेरी लो, इट इज वेरी लो, करेक्ट। और यहाँ क्या लिखा है इन एडिक्वेट बैंकिंग, इन एडिक्वेट बैंकिंग मतलब बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं करते, या फिर बैंक वहां पे है ही नहीं जहां पे ये लोग रहते हैं, बहुत सारे रूरल एरियाज में बैंक का प्रेजेंस ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक जनरल ऑब्जर्वेशन, बैंक का प्रॉब्लम क्या है, बैंक उस एरिया में एकदम भर भर के होंगे जहां एक्टिविटी ज्यादा है, मुंबई में, पुणे में, नांदेड़ में, तुम लोग ये रोड के बाहर जाके देखो, तुमको रास्ते में कितने सारे बैंक दिखेंगे, एक जगह में कितने बैंक है, और जहां रहना चाहिए एक बैंक वहां एक भी नहीं है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है अपने कंट्री में, रूरल एरियाज में बहुत सारे ऐसे गांव बताऊंगा जहां बैंक ही नहीं है, अगर बैंक ही नहीं तो लोग अकाउंट कहां से ओपन करेंगे, और वो अनबैंक्ड एरिया में अगेन ये प्रॉब्लम आएगा कि वो सब लोग जो है वो पूरी सिस्टम के बाहर हो गए, पैसा उनका ग्रो ही नहीं हो रहा है, पैसा उनका ग्रो नहीं हो रहा है। बच्चों अपने कंट्री में गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं पता है, काफी लंबे टाइम तक, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इमेजिन आप पैसे कमा रहे हो, पैसे कहीं आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, क्या होगा प्रॉब्लम पता है, महंगाई तो बढ़ रही है, चीजों का प्राइस बढ़ता है हर साल, और इंडिया में चीजों का प्राइस अगर 8-9% से बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, मैं पैसा घर में रख रहा हूं, मतलब क्या है, मेरा पैसा ग्रो नहीं हो रहा है बट चीजें महंगी हो गई। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इसलिए लोगों को बैंक में पैसा जमा करना चाहिए या फिर बेस्ट इन्वेस्ट करो कहीं और जगह। सही है, चलो नेक्स्ट। और क्या लिखा है सीजनल फ्लक्चुएशन। अच्छा, अपने कंट्री में क्या होता है देखो, अपने कंट्री में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है अक्टूबर से लेकर जून ये पीक सीजन होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, जून को अक्टूबर लिखना चाहिए क्या, एक बार चेक करो आपका टेक्स्ट बुक क्या लिखा है, दिस इज राइट, ओके सॉरी, अक्टूबर टू जून राइट है, मतलब हम लोग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आ रहे हैं, अक्टूबर से लेके जून, सही है। अच्छा, अक्टूबर से लेके जून मतलब कौन से महीने आते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, इस तरीके से इसको काउंट किया जा रहा है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ राइट, ये सही है एक्चुअली,
बच्चों अक्टूबर से जून इसको पीक सीजन बोलते हैं। पीक सीजन क्यों बोलते हैं कोई बताओ? अच्छा मैं इसको थोड़ा और अलग तरीके से आपको पूछता हूँ। अक्टूबर से लेके जून तक नॉर्मली देखा जाता है अपने कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बहुत तेजी से तूल पकड़ते हैं। अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज तूल पकड़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है? बैंक्स बोलती है अक्टूबर से लेके जून तक हमारे पास लोग लोन ज्यादा लेने के लिए आते हैं। हाँ फार्मिंग सीजन होता है, वेरी गुड। और उसके अलावा मल्टीपल रीजन, सारे मेजर फेस्टिवल्स यही पीरियड में आते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ से दिवाली के टाइम पे बच्चों बहुत ज्यादा सेल होता है हर चीज का। टू व्हीलर का देख लो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का देख लो। अच्छा टू व्हीलर का सेल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का सेल हो रहा है, लोग लोन लेंगे उसके लिए, तो लोन लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पीक सीजन हो गया। अच्छा अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर सपोज ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं बैंक के पास तो बच्चों डिमांड बढ़ेगा लोन का, और अगर डिमांड बढ़ेगा तो हो सकता है बहुत बार रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। करेक्ट, तो ये सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। कुछ टाइम फ्रेम ऐसा होता है जहां पे एकदम ठंडा मार्केट होता है, जहां ठंडा मार्केट है डिमांड कम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी शायद बैंक गिरा देगी, बराबर। तो ये सीजनल फ्लक्चुएशंस भी एक बड़ा इशू है। करेक्ट, तो ये टाइम फ्रेम में बैंक के पास ये पैसा आना चाहिए लोन देने के लिए। अच्छा और क्या लिखा है? लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हम ये सिस्टम का पार्ट रहना चाहिए। कौन से सिस्टम का पार्ट? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर मेरा बैंक में पैसा है, मेरा बैंक अकाउंट है, मतलब मैं पूरे वो प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है उसका मैं हिस्सा हूं। मैं तुमसे पैसा कमा रहा हूँ कोचिंग क्लासेस से, खर्चा कर रहा हूँ, पैसा से हो गया मैं बैंक में जमा करो। अगर बैंक में जमा करो मतलब मैं किसी ना किसी के काम में आ रहा हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, बराबर। अच्छा अपने कंट्री में प्रॉब्लम क्या है बच्चों? आप लोग ये सिर्फ ये ऑब्जर्व करके देखो ना यार, हम लोग जहां से सब्जी खरीदते हैं, जो सब्जी हमें बेचते हैं, उनको पूछो ना बैंक अकाउंट है क्या? नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता है। हमारे घर पे जो काम करने के लिए लोग आते हैं उनका भी बैंक अकाउंट नहीं होता है। अच्छा बैंक अकाउंट नहीं मतलब क्या हो गया? ये वही लिखा है वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स, इनका बैंक अकाउंट ही नहीं होता है, तो ये पूरी तरीके से इग्नोर हो चुके हैं। राइट, ये लोग पैसा कहाँ रखते थे? घर में रखते हैं, या तो एक्सपेंडिचर हो जाता है। मेजर रीजन यही है कि खर्चा हो जाता है, सेव क्या करेंगे, खर्चा ही हो गया पूरा। ठीक है, घर में रखने के लिए पैसा जो है, इनके खर्चे जो उतने होना तो चाहिए पूरे, बराबर। अच्छा नाउ लास्ट का लिखा डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। बच्चों अगेन दिस इज नॉट द प्रॉब्लम्स, ये बोल रहा है कि अभी भी इंडिया बहुत पीछे है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मतलब ये बच्चों ये हो रहा है, बट अगेन ये बहुत स्लो हो रहा है। मैं आपको अब एक खास चीज बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरे को अभी तक याद नहीं है कि मैंने पिछले 3-4 साल में कब मेरे बैंक में चक्कर मारी है। क्यों ऐसा? मेरे सारे काम फोन के ऐप से ही होते हैं, बराबर। दिस इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। सारे के सारे बैंक यही कर रहे हैं। अच्छा आज कोई भी बैंक खुद का एप्लीकेशन नहीं रखती है तो क्या होगा? नए नए अकाउंट्स वहां ओपन हो गए नहीं, नए अकाउंट्स वहां ओपन हो गए नहीं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस मेरे को है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं है एज ए कस्टमर। क्यों? आप लोग देखो एसबीआई में अभी भी कितनी भीड़ होती है। अच्छा एसबीआई में भीड़ इतनी क्यों होती है? एक तो इनका सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, दिस इज वन रीजन। दूसरा एक और रीजन क्या पता है? दूसरा एक और रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों ने उसको अपडेट ही नहीं किया, खुद को टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढाला ही नहीं है। उनको यूज नहीं करता है फोन में आप कैसे यूज करते हैं पता ही नहीं उनको, तो चक्कर मारेंगे बैंक के। तो बहुत जगह दोनों जगह से इश्यूज है, लोगों को यूज करने नहीं आता टेक्नोलॉजी का, वो भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है? बैंक ने खुद को अपडेट नहीं किया, ये भी रीजन है। हाँ बट अभी बहुत तेजी से हो रही है, अभी जो कुछ भी हो रहा है इट इज एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। इनफैक्ट बच्चों आपको एक खतरनाक नंबर बता रहा हूं मैं, जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम लोग फोन पे गूगल पे जो यूज करते हैं ना, उसमें इंडिया एक्चुअली चाइना से बहुत पीछे थी आज से कुछ साल पहले। बट डीमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद से लेके अभी तक का डेटा अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शंस। ये इतना तेजी से बढ़ रहा है अभी आगे, सही है। ऑफ कोर्स ये प्रोग्रेस हो रहा है, बट अगेन प्रॉब्लम तो लिखा है यहाँ पे। समझ में आया कि सबको क्या बता रहा हूँ? राइट चलो अब बच्चों इसको क्लोज करते हैं। यहां से कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूं आपको। एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्यों बताना है? बिकॉज आगे की चीजें आपको तभी समझ में आएगी अगर अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं ना, तो आपको बहुत सही तरीके से हर एक चीज समझ में आएगा। एवरीवन प्लीज फोकस। ये जो भी टर्म्स अभी बताऊंगा ना, ये बार बार आएंगे वहां पे, टेक्स्ट में बहुत जगह लिखे हैं। तो अगेन ये सुन लो अच्छे से, और बहुत क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है। तो अब आपको और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है, अभी सिर्फ आराम से बैठ के सुनना है, राइट।
सो एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज। ये क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? नाउ ये देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है बच्चों, कमर्शियल बैंक्स को बहुत बार पैसों की कमी महसूस होती है। कहानी सुन लो पहले तो ये जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इमेजिन करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बोल रही है पता है? अरे यार मैंने अभी आपको बताया पीक सीजन, पीक सीजन कब से कब तक होता है? अक्टूबर टू जून लिखा है वहां पे, राइट, टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, और वो एक्चुअली रियलिटी में वैसे देखते भी हम लोग, अक्टूबर से जून तक बहुत ज्यादा पीक सीजन होता है। इमेजिन करो पीक सीजन में बैंक्स को पैसों की जरूरत है। बैंक्स को पैसों की जरूरत क्यों है? बहुत ज्यादा लोग लोन मांगने के लिए आ रहे हैं। अगर सपोज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं और मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूंगा? मैं बहुत जगह जा सकता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जा सकता हूँ। अच्छा आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने मेरे को पैसा दे दिया, अब मैं आरबीआई से और पैसा नहीं मांग सकता, लिमिट हो गया एग्जॉस्ट, ठीक है। फिर मैं क्या करूं? मैं दूसरे बैंक के पास जाता हूँ, दूसरे बैंक से भी लोन ले लिया मैंने, बट वो भी लिमिट हो गया एग्जॉस्ट। बहुत बार दूसरे बैंक को देने को मना कर दी कि पीक सीजन में, क्योंकि उनको भी पैसे की जरूरत है। अब क्या करूं? अब ऐसे केसेस पे मैं जाऊंगा बड़े बड़े कंपनीज के पास, बड़े बड़े कंपनी से पैसा उठाऊंगा। बैंक्स किससे पैसा ले रही है? बड़े बड़े कंपनी से। बड़े बड़े कंपनी मतलब रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गई, इंडिया के टाटा ग्रुप हो गया पूरा, इनसे ये पैसा उठा रहे हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना क्या बता रहा हूं। देखो आप लोग कहां से कहां जा रहा है, एरो कौन लोन दे रहा है? कॉर्पोरेट्स। किसको लोन दे रहा है? कमर्शियल बैंक्स को। एरो कहां से कहां गया? यहां से यहां। मनी इज डिपॉजिटेड बाय कॉर्पोरेट्स विद बैंक्स टू अर्न इंटरेस्ट। अच्छा कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज, कंपनीज बैंक के पैसा क्यों देंगे? ऑफकोर्स उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या कि इंडिया में कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं? यस बहुत सारी कंपनीज है। तो बहुत सारी कंपनीज क्या सोच सकते हैं, ठीक है प्रॉफिट बहुत कमा लिया, पैसा तो है अपने पास, क्यों ना बैंक को दिया जाए और कुछ पैसे कमाए जाए। तो ये इनको भी फायदा और बैंक को भी फायदा। बैंक को फायदा कैसे? पीक सीजन में बैंक को पैसे की जरूरत है, बराबर। नोट क्या लिखा है? व्हेन देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स, ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स मतलब अक्टूबर से जून, ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स इन द मार्केट, कमर्शियल बैंक्स रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ सीडीज। इसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या डिफरेंस है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में, आप लोग बताओगे? ये तो एफडी जैसे हो गया, बैंक लोन ले रहे हैं, एफडी में भी बैंक लोन ही ले रही है मेरे से, ऐसा समझ लो ना। हाँ हम जैसे अगर आम जनता अगर सपोज बैंक के पास जाके पैसे रख रहे, वो एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट। बट अगर बड़े बड़े कंपनीज करे उसको क्या बोलोगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज वेरी इजी। मैं बैंक में एफडी करूंगा, मेरे को बैंक से सर्टिफिकेट मिलेगा फिक्स डिपॉजिट का, वैसे कंपनीज ने एफडी किया तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। इज इट इजी? हाँ या ना? रीजन समझा? नोट में लिखा है रीजन, अभी भूल जाओगे, अगर कुछ दिन के बाद वापस पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लिखने के बाद सबको समझ में आ जाएगा, कभी पढ़ो, 4 साल के बाद पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कमर्शियल पेपर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे मैंने जो कमर्शियल डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बट बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसका कहानी जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी एग्जाम्पल, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अच्छा इमेजिन करो एलएनटी नाम की कोई कंपनी है क्या? एलएनटी नाम की कंपनी है ना? फुल फॉर्म क्या है? लार्सन एंड टुब्रो इज द कंपनी, ठीक है। इट इज नॉट टर्बो, इट इज टुब्रो। नाउ बच्चों अभी मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एलएनटी जो है बच्चों, ये कंपनी को एक्चुअली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, क्या बता रहा हूं एग्जाम्पल पे सभी लोग पूरा ध्यान दो, तो आपको रीजन समझ में आएगा ये क्या है। एलएनटी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट जीतती है, कितने करोड़ का? 10,000 करोड़ का। कौन सी चीज के लिए? एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करना है, बराबर, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी एलएनटी बच्चों। अगर सपोज एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल में ये लिखा है कि एलएनटी को गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एयरपोर्ट बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट का वर्थ है 10,000 करोड़, राइट। अच्छा अब एक क्वेश्चन का आंसर करना, अगर एलएनटी जैसे बड़ी कंपनी के एंगल से सोचे, इनको ये ऑर्डर जो मिला है क्या बड़ा है या छोटा है? बहुत बड़ा है। 10,000 करोड़ एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर होता है, बराबर। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है, नाउ एलएनटी विल नीड मनी इनिशियली टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। एलएनटी को पैसों की जरूरत होगी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। अच्छा बच्चों एलएनटी को पैसे की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट से एडवांस लेना चाहिए यार, नहीं देती है गवर्नमेंट एडवांस, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट बोल रही है आपको हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया 10,000 करोड़ का, आपको पैसे मिलेंगे रुक रुक के। गवर्नमेंट बोल रही है सपोज 6 महीने का आपको हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट देंगे, सही है। अच्छा तो 6 महीने तक प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करेंगे एलएनटी? ये प्रॉब्लम है।
पैसा मिलने वाला है गवर्नमेंट से, बट अगेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे पैसा लगाना तो पड़ेगा शुरुआत में, हाँ या ना? डू यू ऑल एग्री? अच्छा अभी देखो क्या होता है, एलएनटी जाती है बैंक के पास, बैंक को बोलती है सर लोन चाहिए। लोन कितने का ले रहे हैं? 5,000 करोड़ का। अच्छा 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सर 5,000 करोड़ क्यों लिया? सर शुरुआत में लगेगा, हमें बाद में तो पैसा मिलेगा ना गवर्नमेंट से, तो पैसा वो हम लोग यूज करेंगे फंडिंग के लिए, सही है। अच्छा तो यहाँ पे ये बैंक के पास जाते हैं 5,000 करोड़ के लोन के लिए। बैंक क्या बोलती है? बैंक बोलती है अरे बाप रे आप बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहे हो, आपको हम पैसा देंगे 3 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 3 महीने बाद। अभी भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? एलएनटी कैन नॉट वेट फॉर 3 मंथ्स, उनको तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है 3 महीने तक, क्या करें? तो अब ये 3 महीने के लिए इनको इमरजेंसी एक और छोटे से लोन की जरूरत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल? ठीक है। अच्छा क्या होगा, ये 3 महीने के लिए एलएनटी जो है कमर्शियल पेपर का मदद लेगी। कमर्शियल पेपर मतलब क्या? कमर्शियल पेपर मतलब आप क्या करते हो, आप कमर्शियल पेपर्स इशू करके बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन ले सकते हो, बट कमर्शियल पेपर कोई भी एरी गेरी कंपनी इशू नहीं कर सकती है। फॉर यू टू इशू कमर्शियल पेपर यू विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहां जाना पड़ेगा? आरबीआई के पास। अब बोलो 3 महीने के लिए पैसों की जरूरत है, कहां जाएगी एलएनटी? आरबीआई के पास, और आरबीआई से इसका अप्रूवल ले लेगी पूरे प्रोसीजर का। और यहाँ पे 3 महीने का जो लोन मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मनी इज रेज्ड यूजिंग कमर्शियल पेपर्स। क्या हो गया ये? कमर्शियल पेपर। आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहाँ पे कमर्शियल पेपर बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और ऑफकोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग? मनी मार्केट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग। व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? दूसरा लोन जब तक मिलेगा तब तक एक और छोटा सा लोन ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। इजी है क्या? ठीक है, ओके, राइट राइट एवरीवन। चलो ज्यादा नहीं बचा है, 3-4 और कॉन्सेप्ट है और ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल मनी। सुन लो बच्चों, अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा बताया? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर कौन सा बताया? कमर्शियल पेपर। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर एकदम ऑपोजिट, कुछ डिफरेंस है बताओ। हाँ सबसे फर्स्ट बताएं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वहां पैसे दे रहे कॉर्पोरेट या ले रहे हैं? दे रहे हैं। सर्टिफिकेट डिपॉजिट में पैसे की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा पड़ा है दे दो, किसको? बैंक्स को। अच्छा और पैसा हम लोग ले रहे हैं कहां होगा? कमर्शियल पेपर में, एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। क्यों? ब्रिज फाइनेंसिंग। समझा? राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कॉल मनी। अच्छा कॉल मनी बीच में आया था, बट ये वाला थोड़ा अलग वाला है, इसको थोड़ा लिखा के दे रहे हो, इसको अच्छे से ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं बच्चों। इमेजिन करो सपोज कोई कस्टमर है जिसको अपने बैंक से 10 करोड़ विड्रॉ करना है, उसके सेविंग अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है, अब उसको विड्रॉ करना है। एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर किसी के बैंक अकाउंट में सपोज इमेजिन करो, इमेजिन पे बहुत फोकस है, मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ है, इमेजिन बोल गया पहले, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के, राइट। अच्छा अगर मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ है और मेरे को पैसों की जरूरत है, क्या ना विड्रॉ द एंटायर अमाउंट? यस और नो? कर सकता हूं? अरे मेरा ही पैसा है वो, क्या नहीं? सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट? कभी भी उठाओ। अच्छा 10 करोड़ में उठाने की कोशिश करूंगा एटीएम से, मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा यार, ठीक है। तो इसके लिए कहां जाऊंगा मैं? बैंक के पास। मैं बैंक को बोल रहा हूँ मेरे अकाउंट में 10 करोड़ मेरे को पूरा विड्रॉ करना है, मेरे को इमरजेंसी के लिए कुछ चाहिए, पैसों की जरूरत है, बराबर। अच्छा क्या लिखा है? कस्टमर के अकाउंट में 10 करोड़ उसको 10 करोड़ विड्रॉ करना है, वो अपने बैंक के पास जाता है, बैंक बोलती है सर इतना तो पैसा नहीं है हमारे पास अभी। अच्छा बैंक अगर बोल रही है इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरेंज करो कहीं से भाई, मेरा पैसा मेरे को चाहिए, सिंपल। पैसा तो मेरा ही है, मेरा राइट है उसके ऊपर। अच्छा अब बैंक क्या करेगी? बैंक अभी इमरजेंसी लोन लेती है दूसरे बैंक से, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। अच्छा बैंक के पास पैसा क्यों नहीं है? हो सकता है ना कि उस टाइम पे पैसा नहीं है, या फिर दूसरे ब्रांच पे होगा, या फिर कहीं और होगा पैसा, या फिर कहीं लोन दे दिया है, मल्टीपल रीजंस कुड बी देयर। अभी पैसा नहीं है भाई, कस्टमर सामने खड़ा हो गया, उसको पैसा चाहिए, क्या करेंगे? अब बैंक दूसरे बैंक के पास जाएगी, बोलेगी थोड़ा पैसा दे दो, कस्टमर वेट कर रहा है, करेक्ट। और वो पैसा लेके दे दिया कस्टमर को। अच्छा अब क्या होगा? अब बच्चों इमेजिन करो कोई और पर्सन डिपॉजिट कर रहा है 10 करोड़ अपने अमाउंट, 6-7 घंटे के बाद, तो वो पैसा वापस जिससे लिया था उसको दे दो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हमने किसी से उधारी पे पैसा लिया। एक बैंक किससे ले लिया? दूसरे बैंक से। अच्छा यहां पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आर्ली बेसिस। आर्ली बेसिस क्यों?
आर्ली बेसिस क्यों? अगेन 3 घंटे के लिए सपोज से इमेजिन करो 3 घंटे के लिए लिया, 3 घंटे के लिए क्यों? कस्टमर सामने खड़ा हो गया, उसको दे दिया पैसा, दूसरे बैंक से लेके किसी और कस्टमर से पैसा आ गया, रिपे कर दिया, खत्म। सर 3 घंटे के लिए लिया इंटरेस्ट, 3 घंटे के लिए चार्ज होगा, खत्म। यहाँ वही लिखा है इंटरेस्ट चार्ज ऑन आर्ली बेसिस। अच्छा मैक्सिमम 15 दिन के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता था, नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी ये करते हैं कॉल मनी 15 दिन के लिए। कौन सी चीज के लिए? आईपीओ के लिए, आईपीओ के लिए होता ही है, राइट? चलो इज इट इजी? राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एकदम आसान है। कमर्शियल बैंक्स अगर आरबीआई से लोन लेती है तो आरबीआई ये फ्री में नहीं देंगी, आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, सिंपल, खत्म। कमर्शियल बैंक किसके पास जा रही है? आरबीआई के पास। आरबीआई ने किसको लोन दिया? बैंक्स को, और जो आरबीआई ने इंटरेस्ट चार्ज किया इट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। इसका उल्टा कर दो, कमर्शियल बैंक लोन दे रही है आरबीआई को। अच्छा 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 अच्छा, कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रही है, ओके 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 ओके। कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रही है मतलब मैंने मेरे घर से एक बाल्टी पानी लिया और गंगा में बहा दिया, उसको जरूरत ही नहीं लोन की, उसको क्यों लोन दे रहे हैं? वो जो तुम लोग बोल रहे हो ना वो सीआरआर वगैरह, वो यहां नहीं आएगा, ठीक है, वो गलत है। डिपॉजिट कर रहा है, ये लोन ही होता है, ये लोन ही होता है। बहुत आरबीआई बोलती है आपको पैसा देना ही पड़ेगा, तो क्या करोगे? देना ही पड़ता है मजबूरी में। आरबीआई को लोन की जरूरत नहीं, फिर आरबीआई लोन ले क्यों रही है? बिकॉज आरबीआई बोलती है आप बहुत लोन दे रहे हो मार्केट में, इसलिए आप हमारे पास पैसा जमा करो, क्योंकि जितना पैसा आप हमारे पास जमा करोगे उतना आपके पास कम पैसा होगा मार्केट में लोगों को लोन देने के लिए, और अगर आप लोन कम दोगे तो महंगाई कम हो जाएगी। खतरनाक हथियार है। आरबीआई कौन है? बैंक का इंजीनियर, ये एक और हथियार है, सही है, ठीक है, ओके। अच्छा खास चीज क्या है, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई, सो आरबीआई डिसाइड करती है, बराबर। इसको हम लोग टोटलिटी बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इज इट इजी? इजी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो लास्ट, अरे लास्ट, कमर्शियल बेस। अच्छा कमर्शियल बेस आपको मैक्सिमम पता है ऑलरेडी, थोड़ा मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, गड़बड़ मत करो कोई भी चीज की, जिसको जाना है वो जा सकता है अभी भी, ठीक है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं। ओके आ जाओ, यह एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ये एग्जाम्पल जो है ना, ये एक्चुअली इसमें से बहुत सारा आपने ऑलरेडी किया है, बट थोड़ा मैं आपको और बताऊंगा, करेक्ट? अच्छा, ए नाम का एक पर्सन है, इसने बी नाम की पर्सन को 1 करोड़ का सामान बेचा है। कितने का? 1 करोड़ का। अभी बी के पास पैसा नहीं है 1 करोड़ देने के लिए, तो ए बी को क्या बोलता है, ठीक है पैसा नहीं है तेरे पास, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज तेरे को दे रहा हूं, तू साइन करके मेरे को दे दे। ये तो आपने सीखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। ए ड्रॉवर है और बी कौन है? ड्रॉई या एक्सेप्टर, ठीक है, दोनों भी है, ठीक है। एक्सेप्टर मतलब बी ने साइन कर दिया बिल पे और वो प्रॉमिस करना मैं 1 महीने के बाद तेरे को 1 करोड़ दे दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके बी ने किसको दे दिया? ए को दे दिया। अच्छा बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज तो सबको पता ही होगा। यहाँ पे ए क्या करते हैं? अब ए जाता है बैंक के पास और उसको डिस्काउंट करवाता है। ये बैंक के पैसा के डिस्काउंट क्यों करवा रहा है? उसको आज चाहिए पैसा, वो 1 महीना रुकने के लिए रेडी नहीं है, तो जाता है बैंक के पास, डिस्काउंटिंग करवाता है। द मोमेंट अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड इट बिकम्स अ कमर्शियल बिल, खत्म। बिल ऑफ एक्सचेंज को जब तक आप डिस्काउंटिंग नहीं करवाओगे बिल ऑफ एक्सचेंज ही रहेगा, पर अगर आप बैंक के पास जाकर उसको डिस्काउंटिंग करवाते हो क्या बन जाएगा? कमर्शियल बिल। इज इट इजी? डिफरेंस क्लियर है? पक्का? अच्छा इमेजिन का ड्यू डेट के दिन मैं बैंक के पास जाता नहीं और बी से पैसा ले लेता हूं, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, वो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज है। डिफरेंस ये क्लियर होना जरूरी है। यहाँ लिखा भी है बिल इज नाउ अ कमर्शियल बिल, यही बिल क्या हो गया? अब कमर्शियल बिल बन गया। आसान है। और कमर्शियल बिल क्या है? ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। कमर्शियल बिल इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके नाउ भी इतने सारे पॉइंट्स मैंने ये रिफॉर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए बताया। रिफॉर्म्स में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, सेम वही कहानी रिपीट हो रही है। रिफॉर्म्स मतलब मनी मार्केट में अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहला पॉइंट ऑलरेडी बताया है, क्या रिफॉर्म्स में क्या है? टी बिल्स इंट्रोड्यूस किया, टी बिल्स, ट्रेजरी, कमर्शियल पेपर बताया है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट बताया है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आपको पता रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है? अच्छा म्यूचुअल फंड मतलब अगेन ये जो एक्सपोर्ट होते हैं ये क्या करते हैं? ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्चुअली इसका मनी मार्केट का वैसे एक म्यूचुअल फंड बनता है।
रेगुलर म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक मार्केट में। और ये मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसका अलग म्यूचुअल फंड रहता है, बराबर। ओके चलो नाउ नेक्स्ट इज आरबीआई रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट अंडर एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये बताया मैंने अभी, वही तो डिस्कस किया। इतना टाइम इसलिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, अदरवाइज सर के ऊपर से जाता था, क्या लिखा समझ में नहीं आता है, बराबर। अच्छा, मार्केट फोर्सेस डिसाइड इंटरेस्ट रेट। बच्चों मैंने आपको बहुत बार बताया आरबीआई डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट, एक्चुअली पहले की कहानी है। आजकल इंटरेस्ट रेट जो है ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड होता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, तो अक्टूबर से लेके जून जो सीजन वाला पीरियड होता है उधर लोन ज्यादा डिमांड में होगा, तो बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, कम ज्यादा, क्यों? डिमांड सप्लाई, सिंपल, डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा, सिंपल लॉजिक है, बराबर। अच्छा तो यहाँ वही होगा बच्चों, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अच्छा मान के तो ऐसा एक टाइम फ्रेम है जहां कोई लोन लेने के लिए रेडी नहीं है, सपोज पूरा रिसेशन वाला दौर है या फिर लोग बिजनेस बंद करके बैठे हैं, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अच्छा पूरा कोविड वाला पीरियड लोगों को बिजनेस चल नहीं रहे थे, तो लोन लेगा बैंक से? अरे लॉकडाउन में कोई क्या लोन लेगा? लॉकडाउन में कोई क्या लोन लेगा? वो टाइम पे अगर किसी को लोन चाहिए तो सस्ते में मिलेगा, क्यों? डिमांड कम, तो बैंक का लोन बिक ही नहीं रहा है, तो इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, बराबर। अच्छा और नेक्स्ट क्या लिखा है? एनईएफटी एंड आरटीजीएस वर इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा ये एनईएफटी क्या होता है और आरटीजीएस क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में से? कहां जल्दी पैसा ट्रांसफर होता है? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बच्चों। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम। रियल टाइम मतलब मैंने अभी ट्रांसफर किया, अगले सेकंड सामने वाले को मिल गया, रियल टाइम। बट आरटीजीएस का एक प्रॉब्लम है, आप 2 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कितना मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हो? 2 लाख। दिस इज द केस ऑफ आरटीजीएस। एनईएफटी में कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो, बट एनईएफटी में ट्रांसफर करने के लिए टाइम लगता है, 2-2 घंटे के गैप होते हैं उसके, बराबर। अच्छा और क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। ये इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम क्या है? आज मैं अगर शेयर्स परचेस करता हूं सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वैसे मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए। ये सारे रिफॉर्म्स मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं बच्चों। वी विल स्टॉप हियर, इधर मनी मार्केट हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में कैपिटल मार्केट की हम लोग स्टडी करेंगे।